हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद वो हमारे मुख से होते हुए, माउथ से होते हुए और ये आहार नाल के माध्यम से किस प्रकार हमारे स्टमक में पहुंचता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर किस तरह से रेक्टम से होते हुए एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जो हमारा ये पूरा जो सिस्टम है उसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है इसे। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, यहाँ जो ये पूरा पाइप जो लगा हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इसे हम लोग गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहला होता है माउथ, मुंह। भोजन का पाचन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, फूड डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो हमारे मुंह से, यानी कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। फूड यहाँ से हम लोग ग्रहण करते हैं। हमारे मुख में जो ग्लैंड मौजूद होता है उसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये कोई एक ग्लैंड नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है। कुछ हमारे यहाँ नीचे में, जबड़े के नीचे होता है, कुछ इधर मौजूद रहता है, कुछ ये पीछे साइड में मौजूद रहता है। और इसमें से जो जूस निकलता है उसे हम लोग कहते हैं सलाइवा, या फिर उसे सलाइवरी एमाइलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेस, नाम याद रखना है। सलाइवरी एमाइलेस के द्वारा भोजन जो है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट, यानी मुलायम हो जाता है। और मुलायम होने के बाद फिर हमारा जो भोजन है, यहाँ से होते हुए यहाँ फेरिंग्स एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से विंड पाइप, हवा भी गुजरती है और फूड भी गुजरती है। और फूड को जो है, भोजन जो है उसे फूड पाइप में जाना है और हवा जो है उसे विंड पाइप में जाना है। तो आखिर कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो भोजन को फूड पाइप में भेजे और जो हवा है इसे विंड पाइप में भेजे? तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम की एक पतली झिल्ली होती है। वो क्या करती है? यहाँ डिवीज़न का काम करती है, डिवाइड करती है। वो एपिग्लोटिस जो है भोजन को फूड पाइप में भेजती है और हवा को विंड पाइप में भेजती है। इस फूड पाइप को हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप से होते हुए हमारा जो भोजन है स्टमक, यानी कि पेट में पहुंचता है। स्टमक एक मांस का बना हुआ थैला जैसा होता है जो कि फूड को स्टोर करके रखता है। खाना यहाँ पहुँचने के बाद स्टमक का जो दीवार है वो फैल जाता है और फैलने के कारण उसकी जो झिल्लियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ से एंजाइम्स स्रावित होने लगते हैं। एसोफेगस में जो फूड जो आता है, वो ये जो मूवमेंट होता है एसोफेगस में, फूड का जो मूवमेंट है उसे हम लोग पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का मूवमेंट। यानी कि जैसे अगर हम कोई पाइप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पाइप है फूड पाइप, वो मांस का बना हुआ है और इसमें अगर फूड डाले तो ऐसा नहीं है कि फूड यहाँ से सीधे नीचे हमारे स्टमक में पहुँच जाएगा। फूड जो होता है वो धीरे धीरे संकुचित होते हुए पहुंचता है। संकुचित कहने का मतलब है इधर से ये प्रेस करेगा तो आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे वाला भाग फैलता है, जिसके कारण ये फूड जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, वहाँ तक पहुँचता है। इसमें क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या है? आखिर कोई ऐसा पाइप रहे और सीधे फूड यहाँ से डाले तो यहाँ पहुँच जाए, हमारे आमाशय में पहुँच जाए, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इस गति से फ़ायदा क्या होता है कि वापस फूड जब हम लोग किसी भी स्थिति में रहते हैं, हमेशा तो हम लोग सीधा खड़ा नहीं रहते हैं कि फूड यहाँ से डाले और यहाँ आ जाएगा। जब हम लोग खाना खाने के बाद कुछ देर लेट जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा देखे होंगे जो पेड़ पर लटक कर खाना खाता है, तो जब लटक के खाता है तो वो भी उल्टा रहता है। उल्टा होने के बाद भी फूड किसी भी स्थिति में हमारे पेट आमाशय में पहुंच जाता है। जब हम लोग लेट जाते हैं फिर भी खाना यहाँ से वापस नहीं आता है। तो इसका कारण है ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होने से जो फूड है वो किसी भी स्थिति में, हर हाल में नीचे की ओर हमारे आमाशय तक पहुँच जाता है। आमाशय की दीवारों में छोटे छिद्र होते हैं। जब खाना ये फैलता है तो ये छिद्र जब एक्सपेंड करता है तो यहाँ से कुछ एंजाइम्स और एसिड स्रावित होने लगते हैं। आमाशय से निकलने वाला जो एसिड है उसे हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रोटीन के पाचन करने के लिए
पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। और चूंकि एसिड यहाँ से निकल रहा है तो एसिड से अमाशय की आंतरिक दीवारों को बचाने के लिए इसमें हम लोग यहाँ से म्यूकस नाम का एक, म्यूकस जिसे हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं, तो म्यूकस नाम का एक पदार्थ निकलता है जो अमाशय की भित्ति को अम्ल से सुरक्षित करता है। अब अमाशय से होते हुए भोजन, हमारे अमाशय जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है, तो अमाशय से होते हुए भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने के कारण यहाँ पे जो हमारा लीवर है, लीवर में पित्त रस स्रावित होता है और ये पित्त रस कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और गॉल ब्लैडर में यहाँ जो होता है ये बाइल डक्ट है और बाइल डक्ट से बाइल जूस जो है वो हमारे भोजन के अम्लीयता को कम कर देता है और यहाँ से भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। भोजन का मुख्य पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह भाग जो है वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा होने के बाद भी इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर है, चौड़ाई जो है वो कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई अधिक होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन लंबाई इसका कम है। ये लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लगभग 6 मीटर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अमाशय में मुख्य रूप से वसा का पाचन होता है। वसा की जो बड़ी गोलियां हैं टूटकर छोटी हो जाती है पित्त रस के कारण। यहाँ से जो बाइल जूस आ रहा था उसके कारण वसा जो है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां टूटकर छोटी हो जाती है, जिससे वसा का पाचन होना आसान हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर एक विली नामक छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचना होती है। ये क्या करती है, जब भोजन पच जाता है तो पचा हुआ भोजन में से जो पोषक तत्व है वो खून में मिक्स हो जाए, इसके लिए अवशोषण की क्रिया के जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है, विली बढ़ा देता है। विली बढ़ाने के बाद अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देता है। अवशोषित भोजन ब्लड में मिक्स होकर के शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाता है और बाकी जो अनपचा भोजन है वो हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद भोजन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। भोजन में मौजूद जल लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है और अनपचा भोजन रेक्टम से होते हुए इस तरह से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यहाँ हम लोग देखेंगे हमारा जो स्टमक है उसकी जो शेप है वो शेप जे शेप का होता है। स्टमक के पास, ये जो स्टमक के पीछे की जो भाग है, पीछे के पास एक पेनक्रियाज नाम की संरचना होती है, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज क्या करता है, वो 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। एक होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना और लाइपेज का काम है वसा का पाचन यानी कि फैट का पाचन करना, फैट का डाइजेशन करना। यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जीवों के अनुसार होता है। जीवों के भोजन ग्रहण करने की जो आदत है उसके अनुसार होता है। जो जीव शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वैसे जीवों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें सेलुलोज का पाचन करना होता है, तो सेलुलोज के पाचन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अधिक होती है। दूसरे जीव जो मांसाहारी जीव हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई छोटा होता है, कम होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से हमारे भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।